जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का जो LCA तेजस फाइटर जेट है उसमें भारत अधिक से अधिक स्वदेशी कंपोनेंट्स लगाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत तेजी से स्वदेशीकरण को अपना रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि LCA तेजस के लिए अभी भी कोबम लिमिटेड के द्वारा सप्लाई किए गए रेडोम को ही इस पर लगाया जा रहा है, जो कि इंग्लैंड से आता है और ब्रिटिश एरोस्पेस इसका निर्माण करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वही विदेशियों पर हमारी निर्भरता, लेकिन इस निर्भरता को अब भारत ने खत्म कर दिया है। दरअसल दोस्तों, DRDO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स ने अपने एक नए प्रोजेक्ट जिसका नाम ड्रैप है, उसके तहत लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक नया रेडोम बनाना शुरू कर दिया है। और नया रेडोम ऑब्वियस सी बात है फाइटर जेट के रडार और सेंसर सिस्टम में सुधार करेगा और LCA तेजस की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसे बढ़ा देगा। ये जो स्वदेशी रूप से बन रहा रेडोम है वो कॉनिकल शेप का है, यानी कि शंखाकार का है, और इस रेडोम के अंदर एडवांस रडार और सेंसर सिस्टम को आसानी से समायोजित किया जा सकता है, जिससे कि फाइटर जेट की परफॉर्मेंस में काफी सुधार हो जाएगा। 1972 mm की कुल लंबाई और फ्यूजलाज के एंड में 892 mm के डायमीटर के साथ रेडोम को LCA तेजस की जो विशिष्ट एरोडायनामिक और फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इससे पहले इस रेडोम के कई प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं जिनके रिग्रस फंक्शन और स्ट्रक्चर टेस्टिंग की जाएगी, जैसे कि उच्च गति की उड़ान, तापमान में उतार चढ़ाव और मैकेनिकल स्ट्रेस के तहत रेडोम के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद इसे फाइनली तेजस फाइटर जेट पर लगा दिया जाएगा, जिससे कि भारत की जो निर्भरता है अपने इस फाइटर जेट के लिए कोबम पर वो खत्म हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आपकी निर्भरता दूसरे देशों पर है, खास करके हथियारों को लेकर, आपको न केवल उन पर निर्भर रहना पड़ता है बल्कि वो आपके प्रोग्राम्स को लेट कर देते हैं। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है जो कि लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा किया गया है। लार्सन एंड टूब्रो के CEO और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने आखिरकार इस बात का खुलासा कर दिया है कि जो जोरावर लाइट टैंक है उसके रोल आउट में 4 महीने की देरी इसीलिए हुई क्योंकि जर्मन निर्माता जो MTU है उन्होंने इंजन डिलीवरी टाइम पर नहीं दी। इसीलिए लार्सन एंड टूब्रो को पहले प्रोटोटाइप में कमिंस इंजन को लगाने का फैसला करना पड़ा, जिससे कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। हालांकि सबसे पहले L&T ने इस प्रोग्राम यानी कि लाइट टैंक प्रोग्राम के लिए MTU के इंजन का ही चयन किया था, लेकिन 7 महीने की देरी की इन लोगों ने और पूरा प्रोग्राम इन्होंने बाधित कर दिया। हालांकि बाद में इंजन तो उन्होंने दे दिए, लेकिन L&T ने इस देरी को टाइम पर समझ लिया और फटाफट से ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए, यानी कि आगे कोई भी देरी ना हो। इसीलिए L&T ने कमिंस इंजन खरीदे, जिसका इस्तेमाल जोरावर के पहले प्रोटोटाइप को पावर देने के लिए किया गया, यानी कि जोरावर लाइट टैंक जो कि 14 महीनों के अंदर रोल आउट होना था उसमें 18 महीने लगे। इसीलिए स्वदेशीकरण को यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है आप इस बात से समझ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, भारत को ये सारी चीजें अब पता चल चुकी है, धीरे धीरे इन लोगों के जो असली रंग हैं वो सामने आने लगे हैं। इसीलिए DRDO ने अब जोरावर लाइट टैंक के लिए लोकली रूप से इंजन विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल अभी तो फिलहाल ये कहा गया है कि जो 59 लाइट टैंक्स हैं उनका पहला बैच कमिंस इंजन के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा, उसके बाद फिर स्वदेशी पावर प्लांट आगे के टैंकों में इंटीग्रेट किए जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सारी चुनौतियां आई थी, तब भी L&T ने रिकॉर्ड समय पर जोरावर लाइट टैंक को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार एक बड़ी बात का खुलासा हुआ है। इजराइल और भारत की साझेदारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहांस हथियारों को बनाना शुरू किया है और बाकायदा न केवल बनाना शुरू किया है, इसका इस्तेमाल गाजा में भी किया गया है। दरअसल दोस्तों, मिडिल ईस्ट आई की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत AI ड्रिवन फ्यूचरिस्टिक फायरिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजरायली वेपन इंडस्ट्री यानी कि IWI संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि उन्होंने बाकायदा इसे विकसित भी कर लिया है, जिसका इस्तेमाल हमास के खिलाफ गाजा में चल रहे अभियानों में किया जा रहा है। और ये जो सिस्टम तैयार किया गया है AI वाला, वो है अर्बिल, और ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जिससे कि ऑपरेटर की घातकता और जो सर्वाइबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। ये जो अर्बिल सिस्टम है दोस्तों, जो विभिन्न असॉल्ट वेपन्स हैं उनकी क्षमता को बढ़ाता है, जिसमें कि इजराइल द्वारा निर्मित मॉडल जैसे कि टेवोर, कैमरल और नेगेव मशीन गन शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को इंटीग्रेट करके ये प्रणाली किसी भी तरीके के चुनौतीपूर्ण और तनाव वाले वॉर सिनेरियो में सैनिकों की सटीकता और उनकी एफिशिएंसी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। दरअसल इस AI ड्रिवन फ्यूचरिस्टिक फायरिंग सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि रिचार्जेबल और फील्ड चार्जेबल बैटरीज। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल यूनिट, मोशन और ट्रिगर सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर भी शामिल है। अर्बिल सिस्टम दोस्तों कई तरीके की क्षमताएं प्रदान करता है जो कि युद्ध के प्रदर्शन को और बेहतर बनाता है। इससे बढ़ी हुई सटीकता मिलती है, यानी कि हिट की संभावना ज्यादा हो जाती है, खास करके कम शूटिंग स्थितियों में। मारक क्षमता बढ़ती है और इसे विभिन्न वातावरणों और इलाकों के लिए अनुकूल भी किया गया है।
एआई ड्रिवन सिस्टम को विरोधियों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया गया है, जो युद्ध के मैदान में टैक्टिकल फायदा देता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अर्बिल सिस्टम को तैनात किया गया है वो मॉडर्न वॉरफेयर में एआई की यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती हुई निर्भरता को प्रदर्शित कर रहा है। और भारत ने दोस्तों इस तरीके की प्रगति को पहले ही पहचान लिया और सक्रिय रूप से अपनी सेनाओं को इसी तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ लैस करने का फैसला भी ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में नोटम वार्निंग जारी की है, जिसका डेजिग्नेटेड एरिया 1725 किलोमीटर है। यह परीक्षण दोस्तों 7 से 30 नवंबर 2024 के बीच होने वाला है और कहा जा रहा है कि इस दौरान लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया जा सकता है। ऐसे में जो उम्मीद है वो है आईटीसीएम मिसाइल का परीक्षण करना। 1500 किलोमीटर की विस्तारित सीमा वाली ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह हो सकता है कि वर्तमान में कोई दूसरी नई स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल तैयार की जा रही हो, उसके टेस्ट की शुरुआत हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने अब एक रैमजेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। रैमजेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी के जरिए जो पिनाका मार्क 2 है, जिसकी रेंज 75 किलोमीटर है, वो बढ़कर 225 किलोमीटर तक हो जाएगी। मतलब साफ है कि एक बढ़ी हुई रेंज के साथ पिनाका दुश्मनों के इलाकों में गहराई तक हमला कर सकती है, वो भी बिना रिलोकेटिंग होते हुए। और एक बार ये रैमजेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी जो है वो पिनाका मल्टीपायर रॉकेट सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाती है, तो इसके जरिए जो प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट है उसे एक जबरदस्त थ्रस्ट मिलेगा, इसका ड्रैग कम होगा और ये लॉन्गर ट्रेजेक्टरी तक हमले कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हालांकि आप लोग फिर बोलेंगे कि एमआरएफए को लेकर हम कोई बात नहीं करना चाहते या हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन खबरें तो आती हैं दोस्तों। प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको इसके बारे में भले इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कम से कम अपडेट तो आप लोग सुन सकते हैं। दरअसल दोस्तों बोइंग की तरफ से अब कहा जा रहा है कि वो एमआरएफए में FA-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट को पेश कर रहा है या ऑफर कर रहा है, आप समझिए। दरअसल बोइंग के साथ भी एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि बोइंग अब 2027 तक हॉर्नेट की प्रोडक्शन लाइन को बंद करने वाला है, जिसका कारण यह है कि एक तो उनके पास कोई नए ऑर्डर नहीं है और जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई इंटरेस्ट इसके लिए नहीं आ रहा है। हालांकि बोइंग ने समय रहते अपना जो फोकस है यानी कि ध्यान है वो F-15EX वेरिएंट पर कर दिया है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कई जो फॉरेन मार्केट हैं उनके लिए ये फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब करीबन 146 यूनिटें खरीदेगी P-7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम की, जिन्हें कि वो ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड से खरीदेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सीडीएस अनिल चौहान जी को लेकर आ रही है। और सीडीएस अनिल चौहान जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अब जो जंग है वो 3 नए तरीकों से होने वाली है, जिसमें कि रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस, स्पीड और वेलोसिटी, और जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शामिल होना, यानी कि अब इंसान नहीं बल्कि मशीनी युद्ध होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, आर्मीनिया दोस्तों भारत से 78 अटैक्स खरीदने के लिए भारत फोर्स के साथ बात कर रहा है, और इस बारे में मैंने कल आपको डिफेंस अपडेट में बताया था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि आर्मीनिया को जो पहले की 6 ATAGS मिली थी उसकी परफॉर्मेंस से वो काफ़ी खुश है। उसने इनका ज़बरदस्त तरीके से परीक्षण भी किया और इस परीक्षण के दौरान आर्मीनिया काफ़ी खुश भी रहा। दरअसल आर्मीनिया ने ATAGS का जो परीक्षण था वो ऊंच ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र और मैदानों में किया, और जब इसके नतीजे उन्होंने देखे तो उन्होंने इसको काफ़ी सराहा। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि वो 78 और ATAGS का ऑर्डर देने की बात कर रही है भारत फोर्स को। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ भारत फोर्स ने आर्मीनिया से 2022 में पहला सौदा हासिल कर लिया था, इसका सफल प्रदर्शन भी हुआ, और अब आर्मीनिया जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा ऑर्डर भी दे रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी अभी इसे लेकर फैसला नहीं ले पाई है। द प्रिंट की रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि भारतीय सेना को धनुष या ATAGS पसंद नहीं है, और भारतीय सेना का एक अपना विचार हो सकता है और भारतीय सेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भारतीय सेना जो दुनिया खरीद रही है वही खरीदे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया ने अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रशिया ने अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है यूक्रेन के ऊपर। हालांकि यह हमला उस समय किया गया जब यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन से मिले मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया के ऊपर कर रहा था। हालांकि रशिया ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहा था। लेकिन रशिया ने अब ये दिखा दिया है कि वो ICBM को भी आसानी से छोड़ सकता है। ICBM दोस्तों आप सब जानते हैं कि इसकी रेंज हजारों किलोमीटर होती है और इन्हें खास करके परमाणु वॉरहेड भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रशिया ने दोस्तों एक बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाते हुए अपने 72 यानी कि 72 साल पुराने Tu-95 के एक नए वेरिएंट का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमला किया है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ही तैयार किया गया है। यह एयरक्राफ्ट बमबारी के अलावा मिसाइलों को भी दाग सकता है। इसी के जरिए रशिया ने यूक्रेन पर KH-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रशिया ने अपने इस पुराने Tu-95 बॉम्बर को
स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Tu-95 MSM बना दिया है, जिसके बाद इसमें कई हथियार लगाए गए हैं। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।